नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल केडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी और उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ में जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे और उन योजनाओं का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। कौन सी योजना किस सन में शुरू हुई, किस मंत्रालय ने उसको शुरू किया और साथ ही साथ उस योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम कितनी आयु के बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो ये योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है। दरअसल सबसे पहले तो आप ये जानिए इस योजना को शुरू कब किया गया। एक मिनट रुकिए जरा, कलर चेंज कर देते हैं। इस योजना को शुरू कब किया गया? शुरू किया गया है 2008 में। क्लियर है। और प्रधानमंत्री रोजगार को सृजित करने वाली योजना है, तो जाहिर सी बात है जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार का सृजन करने के लिए बोला जा रहा है। अब रोजगार का सृजन कैसे होगा? या तो कोई इंडस्ट्री स्थापित करे या सेवा क्षेत्र की कोई कंपनी खोल दे। तो इसका जो लक्ष्य है वो है उद्यमियों के कारखाने, उद्यमियों को कारखाने स्थापित करने की अनुमति देना, स्थापित करने की अनुमति देना। ठीक है। इस योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। क्रियान्वयन इस योजना का कौन कर रहा है? खादी और ग्रामोद्योग उद्योग। ठीक है। ये इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। अच्छा, अगर सोच के देखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है तो इसमें कोई ना कोई लाभार्थी होगा। अगर इसका लाभार्थी होना है आपको, कम से कम उम्र आप कितनी धारण करेंगे जिसमें जिसके तहत आप इस योजना का लाभ ले सकें? तो आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है आपको, तो फिर सीधी सी बात है, देखो उद्यमियों को रोजगार या कारखाने स्थापित करने की अनुमति देता है, तो कैसे देता है? जाहिर सी बात है, ऋण प्रदान करता होगा। ठीक है। ऋण देता होगा। जैसे सपोज करो एक ये शख्स है, ये उद्योग स्टैब्लिश करना चाहता है। ठीक। ये कोई उद्योग स्टैब्लिश करना चाहता है, तो इसे कितना ऋण दिया जाएगा? अगर ये व्यक्ति विनिर्माण क्षेत्र में कोई उद्योग या धंधा शुरू करना चाहेगा, तो इसे 50 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर यही व्यक्ति विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार स्थापित ना करे या विनिर्माण क्षेत्र में कोई कारखाना ना डाले, यह सेवा क्षेत्र में कोई रोजगार स्थापित करे, तो फिर इसे आर्थिक मदद दी जाएगी 20 लाख रुपए की। बात समझ पा रहे हो आप? अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी होना चाहे, तो सबसे पहले तो उसे कम से कम 18 वर्ष का होना है। यदि विनिर्माण क्षेत्र में कोई कारखाना वो स्टैब्लिश करेगा, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि सेवा क्षेत्र में करेगा तो 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2008 में। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम कितनी आयु के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है? आंसर होगा 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ आप कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, लिख लेते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें पूछा है, योजना के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना के लिए अधिकतम कितनी धनराशि ऋण के रूप में बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी? तो सबसे पहले आप ये समझो कि इस योजना की शुरुआत हुई कब? 2018। क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। स्वरोजगार, अपना रोजगार स्टैब्लिश करना है। सरकार कह रही है इस योजना के माध्यम से कि आप स्वरोजगार करिए, यानी कि अपना कोई धंधा करिए, कोई इंडस्ट्री डालिए या कुछ भी करिए। उस योजना के तहत उद्योग की अगर स्थापना की जानी है, तो फिर कितनी धनराशि की उसे बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या बनेगा? क्वेश्चन से ही उद्देश्य निकालिए। उद्देश्य निकलेगा, यूपी के शिक्षित युवा बेरोजगारों, शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब उद्योग स्थापना करना है। चूंकि स्वरोजगार करेगा ना, रोजगार मान तो रहा नहीं है, रोजगार खुद देगा। तो फिर सीधी सी बात है, अगर रोजगार स्टैब्लिश करेगा तो फिर इसको उद्योगों की स्थापना करना पड़ेगा, या फिर किसी सेवा क्षेत्र में कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा। अगर ये किसी उद्योग की स्थापना करना चाहता है, सपोज करो ये लाभार्थी व्यक्ति है और ये चाहता है कोई उद्योग की स्थापना करना, तो इस योजना के तहत सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से इसे 25 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति सेवा क्षेत्र में कोई काम करना चाहेगा, तो इसे केवल और केवल 10 लाख रुपए का ऋण इसे मिलेगा। ठीक है, ये ऋण कहाँ से प्राप्त होगा इसको? बैंकों से। अच्छा, क्या कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है? नहीं, उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। पात्रता उम्र के आधार पर कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से 40 वर्ष इसकी उम्र हो, और इसकी योग्यता, कम से कम इसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली हो। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये आई कब? 2018। क्या करती है ये? क्या इसका उद्देश्य है? यूपी के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देती है, यानी अपना रोजगार स्थापित करने के अवसर प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति उद्योगों की स्थापना करना चाहेगा, तो बैंकों के द्वारा उसे 25 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र में कोई रोजगार जनरेशन करेगा, तो फिर उसे 10 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो ये सब काम करेगा, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में, और उसने कम से कम हाई स्कूल तो पास किया ही हो। तो अब प्रश्न में वापस आओ। कह रहा है कि उद्योगों की स्थापना करना है, इसके लिए कितना लोन मिलेगा उसे? तो आंसर होगा ये वाला, 25 लाख रुपए। क्लियर है? यहां से सारी बातें नोट करिए और इसको रिवाइज करिए बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अभी अभी इसको मैंने देखा था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्वरोजगार योजना, रिवीजन करो जरा। कब आई? 2018 में। क्या करेगा ये लोन प्रदान करेगा किसी भी व्यक्ति को, ताकि वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सके। अगर उसने उद्योग स्थापित किया तो कितना ऋण मिलेगा? 25 लाख रुपए। अगर उसने सेवा क्षेत्र में कोई रोजगार के लिए कोई काम कर रहा है, तो कितना मिलेगा उसे लोन? 10 लाख रुपए। ठीक है, उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल। कितनी, क्या पास कर लिया हो उसने? हाई स्कूल। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना था, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का ही ये दूसरा वर्जन था। चौथे क्वेश्चन में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्पियों
का प्रोत्साहन देने एवं उनकी कलाओं के संवर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? यहां से एक की पॉइंट उठाओ। कह रहा है हस्तशिल्पी। और ये योजना अभी हाल ही में आप लोगों ने बहुत चर्चा में सुनी होगी। हस्तशिल्पियों के लिए कौन सी योजना है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। चलो देखो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में एक बात आप ध्यान रखो, इसमें जो हस्तशिल्पी हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो योजना के तहत प्रशिक्षण की अवधि में की अवधि में इस योजना के तहत हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि इस योजना के तहत हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण की अवधि में कारीगरों को कारीगरों को 200 रुपया प्रतिदिन प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलेगा। क्लियर है? प्रशिक्षण किसी भी कारीगर को जब उसे प्रशिक्षित किया जाएगा तो प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसे 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इसे मानदेय प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा विश्वकर्मा श्रम कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है पांचवा। कह रहा है मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। ठीक, ये कब आई? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये आई 2017 में। प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है? तो आई कब? 2017 में। और इसमें इस योजना के तहत जो चयनित हस्तशिल्पी हैं, हस्तशिल्पी किसे कहते हैं? जो आमतौर पर हाथ से कारीगरी करते हैं, जैसे सुनार, लोहार, बुनकर, इनको हस्तशिल्पी कहा जाता है। ये हाथ से अपनी कारीगरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत जो चयनित हस्तशिल्पी हैं उन्हें 500 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्या ऐसे ही उठा के किसी को पेंशन दे दी जाएगी? नहीं, इसके लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। कौन कौन सी है? जैसे पहला नंबर, उसकी जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। यानी 60 वर्ष या उससे ज्यादा के लोग ही इस पेंशन योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या इसमें आयु में छूट भी दी गई है? हाँ, इसमें महिला और विकलांगों को 5 वर्ष आयु में छूट भी दी गई है। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में छूट भी दी गई, यानी वो 55 साल से भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कितनी पेंशन मिल रही है? 500 रुपया प्रति माह। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आपका, ये देखिए 2 नंबर में, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो सेवा उद्योग है, अब विनिर्माण की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है सेवा उद्योग की। तो सेवा उद्योग की स्थापना के लिए अधिकतम कितनी धनराशि ऋण के रूप में बैंक उपलब्ध कराएगा? ये फिर से देखो ध्यान से, हमने बात करी थी विनिर्माण की। अगर विनिर्माण क्षेत्र के लिए उसे लोन दिया जाएगा तो दिया जाएगा 25 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन अगर सेवा क्षेत्र
के लिए कोई सेवा क्षेत्र के लिए वो कोई उद्योग स्टैब्लिश करता है तो उसे लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए। तो यहां से आंसर क्या होगा आपका? 10 लाख रुपए। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए। और बाकी इसकी अगर डिटेल जाननी है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से देखिए। इसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष और योग्यता होनी चाहिए हम्म हाई स्कूल पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। कह रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये लागू कब हुई, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो शुभारंभ हुआ 2019 में, अक्टूबर में। और ये लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2019 में। अब ये मत कंफ्यूज होइए कि अक्टूबर में ये लॉन्च हुई है और अप्रैल में कैसे लागू हो गई। तो सरकार की योजना होती है कि भाई अभी मैंने इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन शर्त ये है कि ये पुराने महीनों से लागू होगी। तो ये जो 2019 का नया वित्त वर्ष शुरू हुआ था से लागू मानी जाएगी। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संचालन कौन करता है? बताइए भाई। इसका संचालन करता है महिला कल्याण विभाग। महिला कल्याण विभाग। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए, सपोज करो ये व्यक्ति है, ठीक है, इस योजना का ये लाभ लेना चाहता है, यानी ये बनना चाहता है लाभार्थी। तो सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। सरकार ने कहा है कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो फिर आपकी केवल और केवल 2 बेटियों को ही ये योजना लाभ दे पाएगी, को ही लाभ मिलेगा, सबसे पहली शर्त। और तीसरा, अगर आपको लाभ लेना है तो आपकी जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय सालाना सालाना 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो आप? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति लाभार्थी बनना चाहता है, इसका लाभ उठाना चाहता है, तो केवल और केवल उसे 2 बेटियों तक ही लाभ मिलेगा। वो कंडीशन अपवाद स्वरूप होती है कि सपोज करो 2 जुड़वा बेटी पैदा हो गई और बाद में 1 बेटी और पैदा हो गई, तो तीनों को लाभ मिलेगा। लेकिन आमतौर पर ये 2 बेटियों को लाभान्वित करेगी योजना। जिस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। ठीक है, क्लियर है बात? और सबसे जो खास बात है जो हमारे एग्जाम में फोकस करी जा सकती है वो ये है कि इस योजना के तहत 6 चरणों में 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, किसे मिलेगी? लाभार्थी को। अब ये जो 6 चरण है ना, इनसे भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप एक टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो चरण, एक तरफ लिखो अ, चरण, और दूसरा कॉलम बनाओ मुख्य बातें, और तीसरा चरण बनाओ राशि। किस चरण में कितनी राशि दी जाएगी? ठीक, ये 3 कॉलम बनाइए। हालांकि हमारी लाइनें सही नहीं जा रही हैं, जैसी भी हैं आप मैनेज करिए। तो अगर हम बात करें प्रथम चरण की, प्रथम चरण में बच्ची का हुआ जन्म। ये सपोज करो बच्ची है, ठीक। प्रथम चरण में इसका जन्म हुआ और इसे जन्म के समय राशि दी जाएगी 2,000 रुपया। दूसरा चरण, सेकंड चरण, दूसरे चरण में इसका होगा टीकाकरण। और जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट जाएगी, सरकार खाते में 1,000 रुपया भेज देगी। तीसरे चरण में क्या होगा? तीसरे चरण में बच्ची ने प्रवेश किया पहली कक्षा में। प्रवेश अगर वो लेगी पहली कक्षा में, प्रवेश लेते ही अकाउंट में आ जाएंगे
2,000 रुपए, सॉरी, 2,000 रुपए। चौथे चरण में क्या होगा? जब बच्ची प्रवेश लेगी कक्षा 6 में, तो अकाउंट में आ जाएंगे 2,000 रुपए। 20,000 बार बार लिख जाता है, सॉरी। 2,000 रुपए। और पांचवें चरण में क्या होगा? जब बच्ची प्रवेश लेगी कक्षा 9 में, ठीक है, तब अकाउंट में आ जाएंगे 3,000 रुपए। और छठा और अंतिम चरण ये है कि जब बच्ची स्नातक में प्रवेश करेगी, तो अकाउंट में आएंगे 5,000 रुपए। और ऐसे आप देख लो, 5 3 8 2 10 2 12 13 14 1 15, यानी कि टोटल राशि कितनी मिल रही है? 15,000 रुपए। कितने चरणों में मिल रही है? 6 चरणों में। तो ये पूरा ये जो पूरी जानकारी है उसको अपने नोट में अपने डाउन करिए, उतारिए, और इसका रिवीजन करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो कह रहा है कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो देखो जरा, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, ठीक है। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, ये जो कार्यक्रम है, ये किसका है? ये यूपी सरकार का है, ठीक है। क्या करेगा ये? अब आप, ये जो लिखा है ना, इसी से आप ऑप्शन पहुंच सकते हो। कैसे? मिलियंस फार्मर्स के लिए स्कूल, किसानों के लिए अगर स्कूल है, तो उन्हें जाहिर सी बात है तकनीकी, उनकी नवीनता, उनकी किसानी के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन जरा देखिए, चेक करिए। दुग्ध संघों को दुग्ध संघों को सुदृढ़ बनाना, ये नहीं हो सकता है। दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो पहला ऑप्शन है, कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करना, तो जाहिर सी बात है स्कूल में जाओगे तो फिर यही करना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन दिया। इसका जो लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य क्या हो सकता है? किसानों को कृषि की समग्र नवीनतम तम तकनीकी से प्रशिक्षित करना, ठीक है। प्रशिक्षित करना, यहां तक बात क्लियर है? यहाँ अच्छा, इस योजना के तहत ना, द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम, इसके तहत जो बजट आया है यूपी सरकार का 2023 और 2024, इसमें एक खास प्रावधान किया गया है। सरकार ने कहा है कि हम 2023-24 बजट के तहत 17,000 17,000 किसान पाठशालाओं का पाठशालाओं का आयोजन करेंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट 2023-24 में कितनी किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा, सरकार का लक्ष्य है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा 17,000 किसान पाठशालाओं को आयोजित किया जाएगा, और ये सरकार ने अपना टारगेट बनाया है। यहाँ से एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बात बजट की हो गई है। तो बजट 2023-24 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय कृषि समृद्धि कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत इसे कितनी राशि आवंटित की गई आवंटित की गई बजट 2023-24 के आधार पर इस योजना को कितनी राशि दी गई है? तो ये दी गई है 102.81 करोड़ रुपए, ठीक है। ये फैक्चुअल जानकारी आप
तो नोट करिए और इसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। पैलिएटिव केयर दरअसल वो स्थिति होती है जैसे गंभीर अगर रोग हो जाए और जो ठीक ना हो पाए, तो फिर पैलिएटिव केयर के माध्यम से डॉक्टर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बैलेंस करते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर किस वर्ष शुरू किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वित्त वर्ष 2016-17। ठीक है। अच्छा, यहां से दो तीन बातें और ध्यान रखो। पैलिएटिव केयर कैंसर कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में ये जो योजना है ना, ये योजना प्रदेश के प्रदेश के 15 जनपदों में जारी है। प्रदेश के 15 जनपदों में जारी है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, अगला 10वां दिया है, प्रदेश के सतत विकास लक्ष्य 2030 में गोल संख्या 3 का संबंध किससे है? गोल संख्या 3 का संबंध किससे है? दरअसल सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य में टोटल गोल हैं कितने? टोटल गोल है 17। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू करी थी और इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे। इसका उद्देश्य था कि 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना। ठीक है। इसमें यह भी लक्षित था कि अधिक संपन्न हम बनेंगे तो विश्व भी संपन्न बनेगा, समतावादी बनेंगे, संरक्षित ने अपने जो विश्व की जलवायु वगैरह है उसको संरक्षित करेंगे। इन सब के बारे में इन 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो सतत विकास लक्ष्य है, ये 5P मॉडल पर आधारित है। बात समझो यहां से, ये 5P मॉडल पर आधारित है। कौन कौन से? पहला पी, पीपुल, मतलब सभी लोग। जो दूसरा पी है वो है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी अर्थात संपन्नता। ठीक। जो तीसरा पी है वो है पीस, अर्थात शांति। चौथा पी है, उसका आशय है पार्टनरशिप, अर्थात साझेदारी। ठीक। जो पांचवा पी है, इसका आशय है प्लेनेट, अर्थात पृथ्वी। ये 5P है, इस मॉडल पर आधारित है आपका सतत विकास लक्ष्य। पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्लेनेट। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो, इसमें जो 17 लक्ष्य दिए गए हैं ना, 17 लक्ष्य, इसमें से एक लक्ष्य है, वो है 14वां लक्ष्य, 14th। ये हमारे यूपी में लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्यों लागू नहीं होता है? तो देखो जरा 14वें लक्ष्य में कौन सी बातें दी गई हैं। 14वें लक्ष्य में जो दिया गया है वो है जलीय जीवों की सुरक्षा। तो अब आप ये पूछोगे क्या यूपी में जलीय जीव नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये जो जलीय जीव की बात करी गई है वो की गई है समुद्र से संबंधित। क्या यूपी का बॉर्डर समुद्र को स्पर्श करता है? जी नहीं। तो फिर ये जो गोल नंबर 14 है ना, ये यूपी के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन है, गोल नंबर अर्थात संख्या 3 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वस्थ जीवन से। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि बताओ गोल संख्या
पहला किससे संबंधित है? तो इसको भी ध्यान रखो, ये भी पूछा जा सकता है। गरीबी उन्मूलन, ठीक है। गोल संख्या 2 किससे संबंधित है? भुखमरी से, ठीक है। गोल संख्या 6 किससे संबंधित है? ये है स्वच्छता से, स्वच्छता से, क्लियर है। और गोल संख्या 13 किससे संबंधित है? ये है जलवायु परिवर्तन से। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। तो ये सारी बातें नोट डाउन करिए और इनका बार बार रिवीजन करिए। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस और हो सकते हैं योजनाओं से संबंधित, जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए।